हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नया वीडियो जो आज मैं हिंदी चैप्टर के अंतर्गत संधि को लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो नए देर हुए मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। आप अपनी नज़रों को जमाए रखिए। तो देखो, जो हमारा चैप्टर है वो हिंदी के अंतर्गत आता है संधि। लेकिन मित्रों, इससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इससे पहले हमने हमारी जो वीडियो वो आपने नहीं देखी हो, जैसे मान लो भाषा एवं वर्ड विचार का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों चैप्टर आपको डाल रखे हैं, तो पहले आप उनको देखिएगा, क्योंकि जब भी आपको फिर यहाँ से आगे समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, तो जो संधि है तो सबसे पहले तो ये हमारा हिंदी चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बिना पूरी ग्रामर हमारी अधूरी है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की, जीडी की, एसएससी की, या फिर पुलिस की, या संविदा, या फिर आर्मी की, या फिर रेलवे में, किसी भी क्षेत्र में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हर एक कंपटीशन के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो, संधि होता है तो इसको संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको तो बोलते हैं अपन संहिता। तो संधि का मित्रों पहले तो ये हमको समझना जरूरी है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे लेकिन क्वेश्चन यहाँ से खड़ा हो गया तो फिर गड़बड़ होने वाली बात है। तो जो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो हमारा क्या होता है, संहिता। ठीक है मित्रों, ये आपको बात बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे चलते हैं कि जो संधि शब्द होता है वो हमारा स्त्रीलिंग नहीं होकर कैसा लिंग होता है, इसमें पुल्लिंग होता है। ये पुरुष जाति के अंतर्गत संधि आती है। कभी भी यहाँ से भी हमने कई बार क्वेश्चन देखा है कि बताओ संधि शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसकलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संधि जो शब्द होता है वो हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। और जो संधि होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है सम प्लस होता है दी। बस आप अपनी नजरों को जमाए रखिए और थोड़ा थोड़ा सा देखते रहिए। तो देखो, संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस दी बराबर होता है अपना क्या होता है, संधि। तो यहाँ से देखो तीन क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं। पहला तो आ सकता है संहिता। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संहिता। नेक्स्ट आता है कि संधि को हम स्त्रीलिंग कहते हैं या पुल्लिंग, तो ये हमारा कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग। नेक्स्ट आता है कि संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो संधि सम प्लस दी बराबर होता है संधि। अब आता है उपसर्ग। अगला आता है अपना उपसर्ग। तो देखो मित्रों, संधि में उपसर्ग क्या होता है, सम। सम हमारा उपसर्ग लगा होता है। फिर आता है धातु। तो संधि में कौन सा धातु होता है, धा। ठीक है मित्रों, और आता है प्रत्यय। तो प्रत्यय हमारा कौन सा होता है, संधि में हमारा की प्रत्यय लगा होता है। इन तीनों शब्दों को ही मिलाकर हमारी क्या बनती है, संधि बनती है। ठीक है मित्रों, तो देखो ये मेरी छोटी छोटी चीजें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की हैं। आपने कई जगह पढ़ा होगा, पर मैं आशा करता हूं कि जो कई बार होता है, क्या होता है, हमारी ये कमजोरी हमारे सामने रह जाती है और इनको हम आगे चल के सोचते हैं कि हमको तो ये पूरा चैप्टर आता है, लेकिन जब एग्जाम में आकर देखते हैं इस तरीके जहाँ से क्वेश्चन खड़ा हो जाता है तो फिर वहाँ जाके हमको कुछ नहीं आता। और एक एक नंबर हमारे लिए हर एक कंपटीशन, हर एक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका हिंदी के अंतर्गत कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और अगर इसी तरीके की और आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो गणित के अंदर भी मैंने कई वीडियो उनकी अपलोड कर रखी हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, औसत है, प्रतिशत है, परसेंटेज वगैरह, उनके सभी की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो देखो मित्रों, संधि, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन खड़े होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है संहिता। संधि पुल्लिंग शब्दों से मिलकर बनी होती है। सम प्लस दी को मिलाकर बनता है अपनी संधि। ठीक है मित्रों, संधि में उपसर्ग हमारा क्या होता है, सम। संधि में धातु हमारा क्या होता है, धा। और संधि में प्रत्यय हमारा क्या होता है, की। और इन तीनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, संधि। ठीक है मित्रों, अगर हम संधि की डेफिनेशन की ओर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखो मित्रों, अब हम साधारण भाषा में कहें तो संधि किसे कहते हैं, तो साधारण भाषा में कहूं तो हमारा ये होता है संधि। तो देखो, संधि की मान लो डेफिनेशन दे दी या फिर आ जाए और डेफिनेशन दे के पूछ लेगा बताओ इसे हम क्या कहते हैं, तो संधि केवल एक ही शब्द उनको ही कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि सार्थक शब्दों के मेल को, सार्थक शब्दों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। देखो मित्रों, कि संधि किसे कहते हैं, तो जहां पर सार्थक शब्दों का मेल होता है। सार्थक का मतलब होता है एक दूसरे के अनुमानित जो शब्द होते हैं,
जिनसे एक दूसरे शब्दों की तुलना हो सकती है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। क्योंकि जिन शब्दों के आपस में मिलने से उन शब्दों का एक रूप या फिर एक परिवर्तित हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम संधि कहा जाता है। तो सार्थक शब्दों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। तो ये तो मित्रों हमारी संधि की डेफिनेशन होता है। जैसे मान के चलो मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो देखो विद्या प्लस आलय, विद्या चीज अलग होती है और आलय चीज अलग होती है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर विद्या ग्रहण करना है तो आपको आलय में तो पहुंचना पड़ेगा, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय बराबर अपना होता है विद्यालय। तो इन जो दो शब्द हैं इनका क्या हो रहा है, सार्थक शब्दों का आपस में मेल हो रहा है। क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। अगर हमको विद्या पाना है तो आलय पहुंचना पड़ेगा विद्यालय, और विद्यालय जाएंगे तो वहां जाके हमको विद्या मिल ही जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे सार्थक शब्दों का आपस में मेल हो रहा है। इसीलिए सार्थक शब्द जहां आकर मिलते हैं या दो शब्दों का आपस में कोई ना कोई संबंध नजर आता है, वहां पर हमारी संधि होती है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसी क्रम में आप देखते रहिए। तो देखो एक और इसके बारे में, संधि के बारे में है कि किसी भी शब्द की संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना जरूरी है, तो देखो जब हम किसी भी शब्द की संधि करते हैं तो उस शब्द में क्या था, वर्णों का परिवर्तन होना जरूरी होता है। बट एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, जब शब्दों का वर्ण परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर संधि न होकर केवल संयोग होता है, हाँ। तो देखो मित्रों ये बड़ा इंपोर्टेंट लॉजिक है, ये दोनों के दोनों हमारे संधि के अंतर्गत। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भी शब्दों की या फिर शब्द की संधि करते समय, जब हम किसी शब्द की संधि विच्छेद करते हैं या दोनों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो करते समय वर्ण का परिवर्तन होना बड़ा जरूरी होता है, तभी वहां पर संधि कहलाएगी। क्योंकि मान के चलो अगर वर्ण परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर संधि बिल्कुल भी नहीं होती है। और देखो जब शब्दों का वर्ण परिवर्तन ना हो, जब एक दूसरे के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन ना होता है, तो वहां पर संधि नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, संयोग होता है। यहाँ से एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब शब्दों का वर्ण परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि, संयोग, वियोग, इनमें से कोई नहीं। तो वो केवल हमारा क्या कहलाता भैया, संयोग कहलाता है। देखो मित्रों जो आपको आता है वो सबको आता है, क्योंकि जो हम सही करते हैं वो हर एक व्यक्ति सही करता है। बट मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि सबसे अलग हटके हमको कुछ अलग हटके करना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। देखो आसमान में अनेक ब्रह्मांड, अनेक आकाश गंगाएं चमकती हैं, तारे चमकते हैं, सूरज चमकता है, चंद्रमा चमकता है, लेकिन सूरज कुछ ऐसी रोशनी अपने साथ में लेकर आता है ताकि अपने प्रकाश में सभी को वो अंधकार में डुबो देता है और अपना प्रकाश संसार को देता है। ऐसे ही हम सूरज की तरह बन के निकलेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये तो हुआ हमारा संधि वाला चैप्टर। आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, संधि आती है, संधि के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार कि भैया संधि होती कितने प्रकार की। तो देखो हिंदी के अंतर्गत तो संधि निम्न 3 प्रकार की होती है। हिंदी के अंतर्गत हमारी संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले पढ़ाता हूं मैं कि स्वर संधि, स्वर संधि। इसके बाद आती है व्यंजन संधि, और नंबर 3 आती है अपनी विसर्ग संधि।
ठीक है मित्रों, तो देखो नंबर 1 स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कई बार बच्चे यहाँ पर ही गलतियां कर देते हैं, मुझे पता आप नहीं करोगे, पर कई बच्चे यहाँ पर हमने गलतियां देखी हैं। बच्चों से पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है, बच्चे कह देते हैं संधि 5 प्रकार की होती है। संधि कभी 5 प्रकार की नहीं होती, 5 प्रकार की संधि तो केवल 3 ही प्रकार की होती है। 5 प्रकार तो स्वर संधि के भेद होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन स्वर संधि के बारे में यही बता दूं, यह स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यहाँ पर स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है, वहीं पर हमारी कौन सी संधि कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। आगे चलते हैं अपन व्यंजन संधि की ओर। तो देखो व्यंजन क्या होता है, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन। तो देखो मित्रों ये हमारा इसका सिस्टम है। जब आगे पढ़ेंगे यहाँ से तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब स्वर संधि पढ़ते हैं तो दोनों तरफ आपको स्वर ही स्वर मिलेंगे, वहां पर तो हमारी स्वर संधि कहलाती है। बट जब हम यहीं इसी को अगर व्यंजन संधि में पढ़ते हैं तो स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है। ठीक है मित्रों, तो ये मेरा लॉजिक है। आगे विसर्ग को पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होता है, विसर्ग प्लस होता है स्वर और विसर्ग प्लस होता है व्यंजन। एक होता है विसर्ग प्लस होता है विसर्ग। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूं कि देखो सबसे पहले इसको देखना है तो यहाँ पर हमको केवल स्वर वर्ण का मेल करना है, तभी हमारी स्वर संधि कहलाती है। बट व्यंजन में स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं, आगे स्वर पीछे स्वर व्यंजन और आगे स्वर आगे व्यंजन पीछे व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन मिलते हैं। पर जो विसर्ग संधि होती है तो विसर्ग के साथ स्वर आ जाता है और विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाता है। व्यंजन में दोनों तरफ से आपको व्यंजन वर्ण कभी भी नहीं मिलते। ठीक है मित्रों, तो इस लॉजिक को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं इसी क्रम में। अब हम एक एक संधियों को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है अपनी स्वर संधि। तो देखो मित्रों सबसे पहले मैं स्वर संधि की ओर चलते हैं। अपना स्वर संधि होती क्या है, जहां पर दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार बोलते हैं परिवर्तन उत्पन्न होता है वहां पर स्वर संधि होती है। बस आपको इसको समझना है। क्या कह रहा है कि जहां पर दो स्वरों के आपस में मिलने से, जब मैंने पहले बता दी कि स्वर संधि का होता है स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं, तो जहां पर दो स्वरों के आपस में मिलने से दोनों के अंतर्गत जो विकार या फिर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वहां पर ही हमारी कौन सी संधि आती है, स्वर संधि कहलाती है। तो ये तो हमारी स्वर संधि की परिभाषा है, डेफिनेशन है। आगे चलते हैं स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो मित्रों स्वर संधि निम्न 5 प्रकार की होती है हमारी। सबसे पहले आती है अपनी दीर्घ संधि। इसके बाद आती है अपनी गुण संधि। इसके बाद आती है अपनी वृद्धि संधि। इसके बाद आती है अपनी यण संधि। इसके बाद आती है अपनी आयादी संधि। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी संधि जो स्वर संधि होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके होते हैं अपने 5 प्रकार। लेकिन देखो ये पांचों प्रकार हैं। फिर पढ़ेंगे हम स्वर के बाद व्यंजन संधि और फिर व्यंजन के बाद आती है विसर्ग संधि। तो देखो मित्रों इनको हम बारी बारी से तो पढ़ेंगे ही सही, पर यहाँ इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक हमारे पास। तो पहले आप उसको समझो कि दीर्घ संधि क्या हो, दीर्घ में होता है 2, डबल हो जाना। सजातीय वर्ण मिलते हैं इसमें, सजातीय स्वर मिलते हैं इसमें। सजातीय मतलब होता है एक ही जाति के, जैसे मैंने कहा ए प्लस ए बराबर बड़ा वाला आ, या ए
प्लस आ बराबर बड़ा वाला आ। तो देखो मित्रों, ये हमारे सजातीय वर्ण होते हैं, एक जैसे वर्ण होते हैं, एक ही जाति के वर्ण मिलकर दीर्घ यानी इसका दुगना बड़ा वाला बना देते हैं, तो वहां पर हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। अगला आता है मित्रों गुण संधि। गुण गुणेशु, गुण संधि के शब्द में एक गुण होता है और वो होता है एक मात्रा का गुण। तो जहां पर भी आपको एक मात्रा मिले वहां पर समझ लो गुण संधि है। जैसे मैंने लिख दिया रमेश, रमा प्लस ईस बराबर हो जाता है रमेश। तो जहां पर आपको एक मात्रा ऊपर मिल जाए तो वहां पर हमारी गुण संधि है। हालांकि एक एक को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, पर यहाँ छोटा सा लॉजिक है जो हमको समझना जरूरी है। आगे आती है वृद्धि संधि। तो देखो मैंने रमेश लिखा, एक मात्रा लगी है और वृद्धि का तात्पर्य होता है बढ़ जाना। तो एक मात्रा से बढ़कर यहाँ पर कितनी मात्रा आ जाएंगी? दो मात्राएं आ जाती हैं, ठीक है ना। जिस मानो मैंने लिखा समेरा, तो ऊपर कितनी मात्राएं लगी हुई हैं? दो मात्राएं लगी हुई हैं। जहां पर आपको शब्द के ऊपर दो मात्राएं नजर आ जाएं वहां कह देना वृद्धि संधि है। जहां पर शब्द के ऊपर एक मात्रा आ जाए वहां कह देना गुण संधि है। जहां पर शब्द में दीर्घ यानी बड़ा हो जाए वहां पर कह देना आप दीर्घ संधि। दो मात्राएं व्यण संधि, वृद्धि संधि। अगला आता अपना यण संधि। तो देखो यण या ण, से पहले आधा वर्ण, जैसे मैंने कहा अत्यधिक, अत्यधिक, यह वे और रे तीनों शब्दों से पहले आधा वर्ण, पर 90% आपको ए यक वाले से पहले आधा वर्ण 100% मिलेगा। वहां पर समझ लेना आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है। अगली आती है अपनी आयादी संधि। तो आयादी संधि क्या होता है? आयादी, यह यक वाले से पहले ए या फिर आ की मात्रा जहां पर नजर आ जाए वहां पर हमारी कौन सी संधि कहलाती है? आयादी संधि कहलाती है। ठीक है मित्रों, आप देखते रहिए इसी क्रम में। जैसे मान के चलो एक उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर गायक, गायक। तो अयादी संधि में बताया था यह यक वाले से पहले ए अनार वाले की या फिर ए आम वाले की मात्रा आपको 100% मिलेगी। तो वहां पर समझ लेना आप यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादी संधि है। यह यक वाले से पहले आधी मात्रा मिले, यण संधि है। वृद्धि संधि में मात्राएं दो होती हैं, गुण संधि में मात्रा एक होती है, और दीर्घ संधि में क्या हो जाता है? किसी भी शब्द का दीर्घ हो जाता है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आज के लिए इतना ही चैप्टर काफी है। नेक्स्ट में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं है एक साथ ही हम पूरे चैप्टरों को क्लियर करा दें। नो, धीरे धीरे कम कम कछुए की चाल चलेंगे और एक दिन हम हमारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की आगे भी और अनेक वीडियो हमारे पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। ठीक है मित्रों, आप नए जमा रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।